हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हर रोज डेली की बात है, हम लोग का जो सेशन है करंट अफेयर का, और इसमें हम लोग जो भी समसामयिक घटना होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको प्रतिदिन यह बताया जाता है कि देखिए जो यहाँ पर करंट अफेयर बताया जाता है केवल यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, उससे जुड़ा जो भी स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ताकि प्रश्न बने। देखिए प्रश्न बनेगा कहां से बनेगा ये तो हमें पता नहीं, कौन सा प्रश्न बनेगा। हाँ, लेकिन जब भी बनेगा तो इसी स्लाइड से बनेगा, या तो आपका स्टैटिक पोर्शन वाला बन जाए या तो करंट वाला बन जाए। आई भाषण में तो कहीं ना कहीं इसका जो पर जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर टकराएंगी आई भाषण में। तो देखिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो उसका नाम है नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया। तो अभी हाल ही में नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। अब देखिए जो यह नाइजीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो यह नाइजीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बाद में, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बाद में पोलियो मुक्त होने वाला देश है। सबसे बाद में पोलियो मुक्त होने वाला देश कौन है? अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश जिसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया कौन है? नाइजीरिया। आई भाषण में। और इससे पहले अब देखिए यह जो आंकड़ा है, अगर यह बात आपसे पूछ ले जाए कि पोलियो मुक्त घोषित किसने किया है, तो किसने नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया, तो उसका नाम है WHO। कौन? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और जो इसके वर्तमान में हेड है टेड्रोस एडानोम इसके हेड है। आई भाषण में अब देखिए तो जो WHO है इसने क्या किया, इसने नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और कब घोषित किया? 25 अगस्त 2020 को। 25 अगस्त 2020 को जो WHO है इसने कहा है कि जो नाइजीरिया है पोलियो मुक्त घोषित हो गया। और इसी जो नाइजीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश है। इसी के साथ उसने कहा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है पूरे अफ्रीका महाद्वीप से क्या हो गई है? पोलियो समाप्त हो गई है। आई भाषण में मतलब पूरा अफ्रीका जो महाद्वीप है पूरा महाद्वीप पोलियो से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। और यह बात किसने बताई है? WHO ने बताई है। कब? जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है उसको घोषित कर दिया गया पोलियो मुक्त 25 अगस्त 2020 को, क्योंकि 25 अगस्त को इसका लास्ट देश आपका पोलियो मुक्त हुआ है जिसका नाम था नाइजीरिया। आई भाषण में तो देखिए जो पोलियो है, पोलियो में होता क्या है? देखिए जो पोलियो है यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है। क्या? वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोलियो किससे फैलता है, तो वायरस या विषाणु से। किससे? वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अब देखिए जो पोलियो है इसके टीके की खोज, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो देखिए इसके टीके को कहते हैं साल्क वैक्सीन। क्या? साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन कहते हैं पोलियो के टीके को। और इसका जो पोलियो का टीका है इसका खोज किसने किया था या इसको किसने बनाया था? तो इसको उसका नाम था जोनास साल्क। क्या? जोनास साल्क नामक व्यक्ति ने, जो जोनास साल्क नामक व्यक्ति है उसने क्या किया था? पोलियो के टीके की खोज किया था। इस कारण से जो पोलियो का टीका है उसका नाम क्या पड़ गया? साल्क वैक्सीन पड़ गया। तो इसकी खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने इसकी खोज किया था। आई भाषण में अब देखिए जो WHO है इसने WHO ने कहा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें अंतिम केस, क्या? इसमें अंतिम केस 2016 में आया था। कब? अंतिम केस 2016 में आया था। समझ लीजिए यानी कि 2016 से अब तक 2020 तक, यानी कि 4 वर्षों तक इसने कहा जो 4 वर्ष बीते हैं, बीते 4 वर्षों में पोलियो का कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो नाइजीरिया में पाया गया। आई भाषण में तो इस काम से जो नाइजीरिया इसको क्या कर दिया गया? मुक्त घोषित कर दिया गया पोलियो। आई भाषण में तो जो WHO इसने कहा कि इसमें जो नाइजीरिया उसमें अंतिम मामला कब आया था? 2016 में। और 2020 में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया, इस कारण से उसने क्या कर दिया? उसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अब देखिए इसकी वैक्सीन को जोनास साल्क ने बनाया, लेकिन जो पोलियो है इससे क्या होता है? इससे विकलांगता आती है। क्या आती है? विकलांगता इससे आती है। और यह
बच्चों में अधिकांशतः होता है। क्या होता है? जो पोलियो है, पोलियो रोग किनको ज्यादा प्रभावित करता है? तो बच्चों को अधिकांश रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पर तो इसकी बात हो गई अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि यह कब मुक्त हुआ। लेकिन अगर भारत की बात करें तो नाइजीरिया के बारे में पता चला कब मुक्त हुआ, 25 अगस्त 2020 को। लेकिन भारत की बात करें तो भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। कब? 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया? WHO के द्वारा किया गया। कब? 27 मार्च 2014 को। और अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश नाइजीरिया को भी घोषित किया गया है पोलियो मुक्त। अब देखिए नाइजीरिया की बात आई थी, अगर नाइजीरिया के कैपिटल की बात करते हैं यानी कि उसकी राजधानी की बात करते हैं, क्या नाइजीरिया की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी अबुजा है। क्या नाइजीरिया की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? अबुजा। अब देखिए नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी। क्या? नाइजर नदी। आपसे पूछ लिया जाए नाइजर नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका। किस देश में बहती है? अभी पता चला किसमें? नाइजीरिया में। जैसा कि नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए जो ये नाइजर नदी है इसके किनारे ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या? ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? नाइजीरिया जो नदी है उसके किनारे ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं? पाम ट्री। क्या कर सकते हैं? पाम ट्री इनको कहते हैं। तो ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए अत्यधिक ताड़ के वृक्ष पाए जाने के कारण जो नाइजीरिया है, इस नाइजीरिया को हम लोग पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम ऑयल कंट्री। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पाम ऑयल कंट्री किस देश को कहा जाता है तो वह नाइजीरिया को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताड़ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो नाइजर नदी, इस नाइजर नदी को क्या कहा जाता है? इसको पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। तो पाम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को। क्यों? क्योंकि उसके किनारे ताड़ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है क्योंकि वहां पर ताड़ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यह इसकी जो कैपिटल है वो कहां पर है? अबुजा में। आई बात समझ में? और अभी हाल ही में 25 अगस्त 2020 को WHO ने क्या किया? इसको पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो आशा है जो भी बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो अभी हाल ही में DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या दिया गया है? 2 वर्ष का केंद्र सरकार के द्वारा सेवा विस्तार दिया गया। और बताना यहाँ पर DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। कौन? G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। अब देखिए इनको क्या किया गया है? इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर एक संस्था का जिक्र हुआ है DRDO, पर इनके बारे में जान लेते हैं ना। तो देखिए जो सतीश रेड्डी हैं इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका जो कार्यकाल था वह 2018 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन यह जो कार्यकाल है यह समाप्त कब हो गया? इनका कब हो गया? यह समाप्त हुआ 2020 में। अभी हाल ही में क्या हो रहा था? इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो रहा था लेकिन इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया? अब जो इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त होने वाला था इसको 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि अब इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होगा। जो इनका कार्यकाल होगा कब समाप्त होगा? 2022 में समाप्त होगा। यही क्या है? यही वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। अब देखिए DRDO की बात आई है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए जो DRDO है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो देखिए जो डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विकास संगठन। तो देखिए तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आई बात समझ में। अब देखिए जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? वह दिल्ली में स्थित है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम तो यहाँ पर हो गया है जी सतीश रेड्डी। अब देखिए जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ का कार्य क्या होता है, तो जो डीआरडीओ है इसका कार्य होता है हथियार और मिसाइल बनाना। क्या करना? हथियार और मिसाइल का निर्माण करना। तो जो डीआरडीओ है इसका कार्य क्या होता है, यह हथियार और मिसाइल का निर्माण करती है। जैसे आपका अग्नि मिसाइल का निर्माण भी किसने किया है? डीआरडीओ ने। पृथ्वी मिसाइल, इसका भी निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ का कार्य क्या होता है, जो मिसाइल होती है, जो हथियार होते हैं, उनको क्या करना? डेवलप करना। अब देखिए जो डीआरडीओ है इसका ध्येय वाक्य क्या है? क्या इसका ध्येय वाक्य क्या है, या इसका मोटो क्या है? क्या या इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो या ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या? बलस्य, संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञान। आई बात समझ में? बलस्य मूलम विज्ञान इसका ध्येय वाक्य है, या इसको हम लोग कहेंगे, अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो स्ट्रेंथ origin is in science अगर इसका अगर हिंदी बात करते हैं तो शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो देखिए जो डीआरडीओ का मोटो क्या होता है, तो इसका मोटो है, इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगर हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो हिंदी में इसका होगा जो शक्ति है, शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, और इसका ये क्या है? ध्येय वाक्य। और अभी हाल ही में जो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एकामारा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई है, इसका नाम है एकामारा, और यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो अभी हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा एकामारा योजना स्टार्ट की गई है। अब देखिए जो ये एकामारा योजना है यह कहां पर स्टार्ट की गई? तो ओडिशा में। ओडिशा की जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। कहां पर है? भुवनेश्वर है। जब भी भुवनेश्वर की बात आए तो आप लोगों को एक बात ध्यान आनी चाहिए कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर है। और सभी स्मार्ट सिटी मेघालय का जो राजधानी है, मेघालय जो कैपिटल है शिलांग, वह क्या है? जो शिलांग है वह सभी स्मार्ट सिटी है, लेकिन पहले कौन से है? भुवनेश्वर है, जो कि ओडिशा की राजधानी है। तो देखिए ओडिशा जो सरकार है इसने क्या किया? इसने एक एकामारा नामक योजना शुरू की है। अब देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर? भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है लिंगराज मंदिर। अब देखिए जो लिंगराज मंदिर है, ऐसा माना जाता है जो लिंगराज मंदिर के जो भगवान है वो क्या करते थे? वे एक आम के वृक्ष के नीचे रहते थे। क्या करते थे? उनका जो निवास स्थान था वह क्या था? एक आम के वृक्ष के पास था, और जो आम का वृक्ष था वह भुवनेश्वर के आसपास वो आम के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके आसपास?
भुवनेश्वर जहाँ पर लिंगराज मंदिर है, तो लिंगराज ऐसा माना जाता है जो लिंगराज भगवान है वो क्या करते थे, वे भुवनेश्वर के आसपास आम के वृक्ष थे और वहीं पर क्या करते थे, निवास करते थे। तो जो आम के वृक्ष थे उन वृक्षों को एकामरा कहा गया। जो भी आम के वृक्ष थे, क्या आम के जो वृक्ष थे उनको एकामरा कहा गया। क्या कहा गया, एकामरा कहा गया। और देखिए जो वृक्ष है वो क्या है, भुवनेश्वर के आसपास स्थित है। इस कारण से जो भुवनेश्वर के आसपास का क्षेत्र है, क्या भुवनेश्वर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको एकामरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एकामरा कहा जाता है। मतलब मान लेते हैं भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर के आसपास के जो एरिया है इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एकामरा कहते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए जो भुवनेश्वर के आसपास के एरिया उसे हम क्या कहते हैं, एकामरा। तो जो यह एकामरा योजना स्टार्ट की गई है, यह किस कारण से स्टार्ट की गई, तो भुवनेश्वर के आसपास। देखिए भुवनेश्वर में ये आपको बताया गया क्या है, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। कौन मंदिर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। आप देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, यह हमारा लिंगराज मंदिर है। आई बात समझ में। ये क्या है, यह लिंगराज मंदिर है। इसके आसपास क्या करने के लिए, इसके आसपास सफाई रखी जाएगी। क्या की जाएगी, सफाई या स्वच्छता रखा जाएगा। ये वाला जो आसपास का जो क्षेत्र है इसके आसपास क्या किया जाएगा, इसके आसपास स्वच्छता रखी जाएगी। तो एकामरा योजना जो इस कारण स्टार्ट की गई, जो लिंगराज मंदिर है इसके आसपास जो एरिया है उसको क्या किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा इसके तहत। आई बात समझ में। तो अभी याद है ये एकामरा योजना किसने शुरू की, ओडिशा सरकार ने शुरू की है। और आपको बताया गया लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है और भुवनेश्वर के आसपास स्थित क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, एकामरा कहते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर बात किसकी है, ओडिशा की। थोड़ा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए ओडिशा की राजधानी अभी बताया गया भुवनेश्वर है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर। ओडिशा के अगर सीएम की बात करते हैं, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वे है नवीन पटनायक। कौन, नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं। और अभी बताया गया आपको कि जो ओडिशा सरकार है इसने क्या किया, एकामरा योजना शुरू किया। अगर यह प्रश्न कई बार पूछा गया जो लिंगराज मंदिर वाला है। आई बात समझ में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह भी कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और यह पूछ लिया जाए जगन्नाथपुरी यात्रा, या जो ओडिशा में ही स्थित आपका जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी यात्रा, अगर आपसे जैसे क्या होगा वहां पर जगन्नाथ भगवान का पुरी मंदिर स्थित है। क्या ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ भगवान का जो पुरी मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का पुरी मंदिर वह ओडिशा के पुरी नामक जिले में स्थित है। और आपसे अभी कुछ दिनों पहले यह मामला चर्चे में था, जगन्नाथ यात्रा। कौन, जगन्नाथ यात्रा यह चर्चे में थी। क्यों चर्चे में थी, कि जो जगन्नाथ यात्रा है इस पर क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था कोविड-19 के कारण, कि वहां पर क्या होगा, भीड़ भाड़ अधिक नहीं होगा जिससे यह खतरा नहीं पैदा होगा। आयोजन में तो उस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है इसने क्या किया, इसने पुनः आदेश दे दिया था कि नहीं, आप जगन्नाथ यात्रा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आशा है जो भी बात है यहाँ पर आप लोगों को बताई गई, समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी छूट की जो सालाना सकल कारोबार है उसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो यह सकल कारोबार की सीमा जो बढ़ाई गई है वो कर दी गई 40 लाख। कितनी, 40 लाख कर दी गई। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 लाख कर दिया। आप देखिए पहले ये कितना थी, पहले 20 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 से 40 लाख कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन, निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण।
निर्मला सीतारमण है। आप देखिए अगर यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि निर्मला सीतारमण है, यह पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री है। क्या निर्मला सीतारमण भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री है। तो अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है, जो पहले कितना थी 20 लाख थी। अब देखिए वित्त मंत्रालय ने किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इनसे एक प्रश्न बनेगा आपका कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। देखिए यहाँ पर पूर्णकालिक है, इससे पहले भी भारत की वित्त मंत्री महिला रह चुकी, जैसे आपका इंदिरा गांधी। इससे पहले इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। लेकिन यहाँ पर पूर्णकालिक का मतलब हुआ आयन को स्वतंत्र भी कर सकते हैं, पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। तो देखिए वहां पर जो आपकी बताया गया आगे जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वे प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री भी थी और उसके साथ वित्त मंत्री भी थी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय को संभाला था। लेकिन जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने कोई कार्यभार नहीं संभाला। ये क्या है? यह केवल वित्त मंत्री है। आई बात समझ में? तो पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है किसकी? जीएसटी की। किसकी? जीएसटी की यहाँ पर बात है की गई। तो जीएसटी इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई बात समझ में? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। आई बात समझ में? अब देखिए वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी, अगर आपसे पूछने जाए जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया, लागू किया गया। इस वर्षन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस संविधान के रूप में संसद में पेश था, तो यह 122वां संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था संसद में। तो संसद में किस संशोधन के रूप में था? 122 में। लेकिन लागू किस संशोधन के द्वारा किया गया? 101वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर इसे करने का मतलब यह है कि 122 प्रस्ताव संसद में पेश किए गए थे, लेकिन जो 122 प्रस्ताव पेश किए गए थे उसमें से 122वां प्रस्ताव आपका जीएसटी का था। कौन था? जीएसटी का था। तो 122वां जीएसटी का था, लेकिन पूरे संशोधन जीएसटी के पहले केवल 100 संशोधन हुए थे। कितने? 100। और 122 पेश थे, मतलब कि इसमें से 100 का निपटारा हो गया था, 22 को अभी 22 का निपटारा नहीं हुआ था। और उस 22 में 22वां कौन था? आपका जीएसटी था। तो 122वां हुआ। तो देखिए ना तो 101 को लागू किया गया, ना 102, ना 103, ऐसे करके किसी को लागू नहीं किया गया। डायरेक्ट 122 वाले यानी जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो जीएसटी कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया? 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी। अब देखिए जो जीएसटी अगर यह पूछा जाए कि यह किस प्रकार का कर है, क्या है? यह किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष कर है। तो जो जीएसटी है यह कैसा कर है? तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स है या अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं यह मार्कर है, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इस पर जीएसटी लगाया, लेकिन इस जीएसटी को दुकानदार नहीं, कौन? हम भरते हैं। लेकिन दुकानदार इसको लिया, लेकिन जीएसटी दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। तो जब हम जीएसटी देंगे तो देखिए लगाने वाला कंपनी हुई, लेकिन इसको लाया कौन? लगा तो इस पर मार्कर पर, लेकिन मार्कर खरीदा किसने? जो दुकानदार था उसने खरीदा, लेकिन जीएसटी किसने दिया? दुकानदार से जब हमने खरीदा तो हमने जीएसटी दिया। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जिस पर कर लगे वो न दे, बल्कि उस कर का भुगतान कोई दूसरा करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए जीएसटी के बारे में बात आती है। अगर आपसे पूछने जाए जीएसटी किस संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी के बारे में बताया गया है, केवल यह प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वह आपका होगा अनुच्छेद 246 का। क्या? 246 से। और मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे?
मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे 90% लोग क्या होंगे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। देखिए एक आपका बहुत लोग कहेंगे कि जो जीएसटी है वह 279 ए में है, इसमें आर्टिकल 279 ए में है। जीएसटी के बारे में किसमें दिया गया 279 ए में दिया गया नहीं, जीएसटी के बारे में किसमें दिया गया है अनुच्छेद 246 ए में दिया गया है। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है जीएसटी के बारे में बताया गया। अब देखिए जो जीएसटी के बारे में किसमें बताया गया 246 से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 279 ए में तब क्या है तो इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया, किसमें जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया। तो जीएसटी काउंसिल या परिषद के बारे में 79 ए में बताया गया, लेकिन जीएसटी के बारे में 246 ए में बताया गया। आप देखिए जो जीएसटी काउंसिल है इसका हेड क्या है, इसका प्रमुख कौन होता है तो इसका प्रमुख वित्त मंत्री होता है। कौन वित्त मंत्री। और वर्तमान में आपको अभी बताया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या है जीएसटी काउंसिल की हेड है। अब देखिए जीएसटी काउंसिल का कार्य क्या होता है तो जीएसटी काउंसिल का कार्य होता है दरों का निर्धारण करना। क्या करना दरों का निर्धारण करना, किस पर कितना टैक्स लगेगा उस टैक्स का क्या करती है निर्धारण करती है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी की 5 दरें हैं 0, 5, 12, 18 और 28। इन सभी का निर्धारण कौन करता है जीएसटी परिषद करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की बात 279 ए आर्टिकल में की गई है, लेकिन जीएसटी के बारे में 246 ए में डिस्कस किया गया है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में अपसपा की अवधि किस राज्य में बढ़ा दी गई है। तो अभी हाल ही में जो अपसपा है इसकी अवधि किस राज्य में बढ़ाई गई है तो असम राज्य में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो जो असम राज्य है इसमें क्या हुआ है इसमें अपसपा की अवधि बढ़ा दी गई है। क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो अपसपा है इसकी अवधि असम में 1990 से लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि 1990 से इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है आएगा असम में। अब देखिए अपसपा क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपसपा क्या है ये अपसपा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या स्पेशल पावर एक्ट। तो जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं अपसपा, शॉर्ट में क्या कहते हैं अपसपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब देखिए यह अपसपा लागू कहां पर होती है तो वह क्षेत्र जहां वह कोई भी ऐसा क्षेत्र जो क्या हो अशांत घोषित कर दिया जाए, वह क्षेत्र जहां पर या जिस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है, क्या घोषित कर दिया जाता है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, वहां पर क्या लागू होती है वहां पर अपसपा लागू की जाती है। तो अभी हाल में असम में कुछ विस्फोटक पाए गए हैं, क्या कुछ विस्फोटक पाए गए। उन विस्फोटकों के कारण क्या किया गया असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। और असम को जब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो वहां पर अपसपा की अवधि को बढ़ा दिया गया। आप देखिए जो अपसपा की अवधि है यहाँ पर असम में कितने समय के लिए बढ़ाई गई है तो यह 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। कितने के लिए 6 माह के लिए यह अवधि बढ़ा दी गई है। तो कितने माह के लिए अवधि बढ़ाई गई है 6 माह के लिए अवधि बढ़ाई गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अपसपा एक्ट है अपसपा एक्ट कब आया तो जो अपसपा एक्ट है यह 1958 में आया था। कब अपसपा एक्ट कब आया तो यह 1958 में आया था। कब 1958 में इस एक्ट को लाया गया था जिसके द्वारा क्या किया जाता है किसी भी अशांत क्षेत्र जब कोई भी क्षेत्र अशांत घोषित किया जाता है तो वहां पर जो आर्म्ड फोर्स है जो सशस्त्र बल है उसको एक विशेषाधिकार दिया जाता है। जो सशस्त्र बल है उन सशस्त्र बलों को क्या किया जाता है एक विशेष अधिकार दिया जाता है। और इसके तहत उन जो हमारे आर्म्ड फोर्स होती हैं या जो सशस्त्र बल होते हैं उनको 3 अधिकार दिए जाते हैं। पहला अधिकार अब देखिए जो भी अधिकार दिए जाते हैं पहला इनमें है कि किसी पर संदेह होने पर क्या होने पर किसी पर अगर संदेह होता है तो संदेह होने पर उसको गिरफ्तार कर लेना। क्या करना गिरफ्तार कर लेना। तो किसी भी व्यक्ति को संदेह होते ही क्या कर लेना गिरफ्तार कर लेना। ये जो हमारी आर्म्ड फोर्स है या सशस्त्र बल है इसके पास अपसपा के थ्रू
पावर दिए जाते हैं, कुछ क्या दिए जाते हैं, स्पेशल पावर दिए जाते हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 3। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी पर संदेह हो तो संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाए, संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरा, संदेह के आधार पर ही अगर किसी पर संदेह हो कि हाँ इस स्थान पर कुछ हो रहा है तो संदेह के आधार पर किसी स्थान की तलाशी लेना। क्या करना? किसी भी स्थान की संदेह के आधार पर तलाशी लेना। तो जब भी किसी जो आर्म्ड फोर्स है अगर उसको अगर संदेह हो जाए कहीं पर कि हाँ इस स्थान पर कुछ रखा हुआ है, चाहे इस स्थान पर कुछ जो भी नियम कानून बनाए गए के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो क्या कर सकती है? उस स्थान की तलाशी ले सकती है इस एक्ट के द्वारा। इस अफसपा की जो अवधि है, जो अफसपा है, इसके द्वारा। आई बात समझ में? यह क्या है? ये विशेष अधिकार दिया गया है जो हमारे सशस्त्र बल है उनको। और तीसरा देखिए, पहला बताया गया गिरफ्तार कर सकती है संदेह के आधार पर, दूसरे में क्या कर सकती है? किसी भी स्थान की तलाशी ले सकती है। और तीसरे में होता है क्या है? तीसरे में अगर किसी पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है अगर वो क्या कर रहा है, अगर कानून को तोड़ता है, क्या करता है? कानून को तोड़ने का कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर गोली चलाने का भी अधिकार होता है। क्या? गोली चलाने का भी अधिकार होता है सशस्त्र बलों के पास। जो भी हमारी आर्म्ड फोर्स होती हैं इनके पास अब सपा के थ्रू 3 विशेषाधिकार दिए जाते हैं। पहला, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, संदेह के आधार पर किसी भी स्थान की क्या करना? तलाशी लेना। और संदेह के आधार अगर ये उन सबको पता चले कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? कानून का उल्लंघन कर रहा है या जो भी नियम बनाए गए हैं उनको क्या कर रहा है? तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है? वहां पर गोली भी चलाई जा सकती है। तो यह क्या है? यह इनको स्पेशल पावर दिए गए। अब देखिए जो अफसपा है, यह जो अफसपा एक्ट 1958 का है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें संशोधन कब किया गया, तो इसमें संशोधन किया गया था 1992 में। तो अफसपा एक्ट में कब संशोधन किया गया? 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। आई बात समझ में? अब देखिए जो अफसपा एक्ट है यह कई राज्यों में लागू है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अफसपा है यह कहां-कहां पर लागू है, तो यह कई राज्यों में लागू है। जैसे असम में आपको बताया गया, अरुणाचल प्रदेश में भी लागू है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये क्या है? लागू है। और अरुणाचल प्रदेश की बात आए तो भारत का सबसे पूर्वी कौन राज्य है? तो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अब देखिए मिजोरम में भी अफसपा लागू है। कहां पर? मिजोरम में भी, मिजोरम, उसके बाद मणिपुर में भी अफसपा लागू है। JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में भी आपकी अफसपा लागू है। नागालैंड में भी क्या है? नागालैंड में भी अफसपा लागू है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफसपा कहां-कहां पर लागू है, तो असम में लागू है, अरुणाचल प्रदेश में लागू है, मिजोरम में, मणिपुर में और नागालैंड, इन सभी राज्यों में क्या है? अफसपा लागू है। तो आशा है आप जो भी बातें आप लोगों को बताई गई अच्छी लगी होगी। अब देखिए ये समझ में आई होगी आप लोगों को। ये जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहां से बनेगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ इस वाली स्लाइड से बनेगा या इस वाली स्लाइड से बनेगा। प्रश्न तो यहीं से बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा, कौन प्रश्न बनेगा यह कोई बता नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको बताए गए अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कोशिश जारी रखिए। आई बात समझ में? कोई भी बात बताई जाती है अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो, कैसी लगी, खराब या अच्छी, जो भी हो इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।